हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रही हूँ, जिसमें आज मैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊँगी। उम्मीद है कि एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है, तो अगर आप लोग अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें पर डे, बस वीडियो भी अगर आप लोग देख रहे हो तो भी आप लोगों का लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब किसी बच्चे के भाषा किस अवस्था में बच्चा भाषा अर्जन करता है और बच्चा की भाषा का विकास होता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक संवेदनशील बोल रहा है। ठीक है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। फर्स्ट है जन्म पूर्व अवधि। ये गर्भ में बच्चा होगा उसकी बात हो रही है, तो उस टाइम तो नहीं होगा उसकी भाषा का विकास। हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का ये जो है वो सबसे मोस्ट क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड या फास्टेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था जहाँ सबसे तेज़ी से भाषा बच्चा सीखता है, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोलबर्ग की बात हो रही है कि उनके द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है। लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में मैं आप लोगों को क्लास दूंगी, उनके अवस्था के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी तत्काल हम लोग यहाँ पे समझ ले रहे हैं। फर्स्ट है कि प्रसुप्ति अवस्था, इसकी बात फ्राइड ने की है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, हाँ, इसकी बात ये जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, इसलिए सेकंड सही होगा। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो प्याजे कहते हैं। ये प्याजे ने जो स्टेज बताया है उनका ये स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, इसकी बात जो है एरिक एरिक्सन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह किसका उदाहरण है। किसी कक्षा में अगर मतलब आप लोग भी किसी क्लास में होते होंगे तो मतलब ऐसा होता होगा कभी ना कभी कि लड़कियों की तुलना में क्या होता है, लड़कों पे किसी क्वेश्चन का ही अगर सॉल्व कर रहे हैं या मैथ का ही क्वेश्चन है तो अगर कोई टीचर बोल रहे हैं कि ये लड़की है इससे नहीं होगा, लड़के हो तुम सॉल्व करो। या अगर सिंगिंग कंपटीशन की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और लड़के को कम दे रहे हैं। तो किसी भी एक पक्ष में इसको जेंडर बायस यानी मतलब किसी एक पक्ष पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप क्या कर रहे हैं, किसी एक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पक्षपात। ठीक है, जेंडर पक्षपात यानी आप क्या कर रहे हैं, जेंडर बायस यानी आप पक्षपात कर रहे हैं किसी भी एक पक्ष में। तो एक टीचर को क्या करना है, इक्विटी मेंटेन करना है यानी समता का ध्यान रखना है। ठीक है, पक्षपात नहीं करना है, एक टीचर को इक्विटी मेंटेन करना है, पक्षपात नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं है कि लड़की है और लड़का के साथ ही होता है या लड़की के साथ ही होता है, किसी भी एक पक्ष में हो रहा है जहाँ पे आप क्या करें। अगर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सिंगिंग कंपटीशन है तो आप क्या कर रहे हैं, लड़की पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लड़का पे कम ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात हो रहा है यानी जेंडर बायस हो रहा है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जेंडर पहचान नहीं होगी, जेंडर समरूपता भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की फिर से बात हो रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता जो है हमारे अंदर, जो हमारे कहीं ना कहीं हमें समाज से या जहाँ से भी मिल रहा है
कि हाँ अगर लड़का है और लड़की है तो लड़की पिंक ड्रेस पहनेगी, लड़का ब्लू ड्रेस पहनेगा, या अगर कोई घर का काम है तो वो लड़की करेगी और लड़का नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता है हमारे अंदर। तो इस चीज़ को अगर आप क्लास में एक टीचर हैं तो आप अगर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक दूसरे के साथ कि मतलब जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हाँ ये काम लड़की नहीं कर सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि कि ये चीज़ देखो, उसको तरह तरह का एग्जाम्पल देंगे कि हाँ देखो ये इन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, या कुछ और भी तरीके से कि हाँ किस फील्ड में लड़कियाँ तुमसे कम है, या कोई लड़की ही अगर किसी चीज़ पे लड़का के बारे में बोल रही है कि हाँ लड़का सिंगिंग नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिस्कशन के द्वारा उसमें स्टीरियोटाइप को कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ये सही है कि आप क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उससे क्या होगा, कम होगा वो चीज़। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी चीज़ गलत है कि आप किसी एक चीज़ को महत्व दे रहे हैं। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऐसा भी नहीं करना है, इससे तो और ज़्यादा बच्चों में रूढ़िवादिता आएगी। और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, आप अलग अलग बैठा रहे हैं कि हाँ लड़कियाँ इस तरफ बैठेगी और लड़का इस तरफ बैठेगा, या लड़कियाँ आगे ही बैठेगी और लड़का पीछे बैठेगा, इस तरह से आप कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा है कि आप उस चीज़ पे डिस्कशन करें बच्चों के साथ, आप टीचर और बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे तो वो चीज़ जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ठीक है, किसने कहा कि बच्चे जो है वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। अगर यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात नहीं होती तो हम लोग प्याजे के बारे में सोचते, क्योंकि प्याजे भी कहते हैं कि बच्चे जो है वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ठीक है, प्याजे के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे जो है सो जैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक की बात हो गई तो हमारे दिमाग में आता है लेव वाइगोस्की का नाम, कि समाज और संस्कृति की बात उन्होंने की है लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, जॉन वाटसन नहीं होगा, जीन प्याजे भी नहीं होगा, लॉरेंस कोलबर्ग भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा, लेव वाइगोस्की। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। जो लोग अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जाके एक एक करके देख सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर जुलाई में भी एग्ज़ाम हुआ तो अभी लगभग 3 मंथ है और इतना काफ़ी है सीटेट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कि आप मतलब किसी भी चीज़ में अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहा है या किसी क्वेश्चन में ही फंसा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अस्थाई मदद करते हैं। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और आप क्या मतलब जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना नया नया सीख रहा है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे से पकड़ के उसको मतलब सपोर्ट कर देते हैं, और फिर जैसे ही उसको देखते हैं कि वो थोड़ा चलाने लगा तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से चलना शुरू कर दे। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, वो बैठने से भी डरता है, और जैसे समझता है कि कोई पीछे से मुझे सहायता कर रहा है यानी पार प्रदान कर रहा है, तो वो क्या करता है, उस पर हिम्मत करके बैठना शुरू करता है, और जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। तो सहयोग के द्वारा जो है सो आप लोग क्या करें, मतलब आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे तो आप वहाँ पे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग होती है, यानी पार, हम लोग क्या कर रहे हैं, पार प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर पार होगा, यानी स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। कौन सी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो प्याजे ने जो स्टेजेस बताया है उसमें आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष का होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क
साध्यात्मक विचार, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड है संरक्षण, इस स्टेज में जो है वो ये चीज़ नहीं होता है। सेकंड है संरक्षण, कक्षा समावेशन, हाँ ये चीज़ होगा। संरक्षण और समावेशन यानी कक्षा समावेशन यानी क्लासिफाई कर रहा है बच्चा, किसी भी चीज़ को क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है किसी भी चीज़ को। आप अगर उसको मतलब उसको अगर ढेर सारा कोई भी चीज़ दे रहे हैं, अगर एक तरह की मतलब डिफरेंट कलर की चीज़ दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हर एक चीज़ को, अगर रेड है तो रेड से जुड़ा, रेड कलर अगर आप उसको बोल रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए, तो वो रेड कलर को एक जगह करेगा, येलो कलर को एक जगह करेगा। मतलब कहने का मतलब अगर कोई साइज में छोटा है तो वो छोटे छोटे साइज को एक जगह, फिर बड़े साइज को एक जगह, वो क्लासिफाई कर पाता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, प्याजे के स्टेज में आता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संरक्षण करना बच्चा सीख जाता है, संरक्षण या कक्षा समावेशन, ठीक है। जैसे मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि संरक्षण यानी आप समझ रहे हैं कि जैसे ये लंबा ग्लास है, कोई लंबा ग्लास में आप बच्चे को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या जूस दे रहे हैं, उसमें भी उतना ही जूस होगा जितना कि चौड़े ग्लास में होगा। ये चीज़ बच्चा समझने लगता है, ठीक है। उससे पहले का जो स्टेज होता है उसमें क्या करता है बच्चा, अगर देख रहा है कि अगर आप उसको पतला है और लंबा है, वो देखने में बड़ा लग रहा है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उस चीज़ को उठाएगा। छोटा बच्चा हमारे घर में भी होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप एक बड़ा लंबा सा ग्लास उसको दे रहे हैं और एक चौला है और छोटा है, हाँ उससे मतलब नहीं है कि उसमें जूस सेम है, आपको पता है कि दोनों ग्लास में जूस सेम है, लेकिन बच्चा कौन सा उठाएगा, वो लंबा वाला उठाएगा। तो ये सब चीज़ जो है सो इस एज में आके बच्चा समझने लगता है कि हाँ लंबा ग्लास और चौड़ा ग्लास में जितना है उतना ही उस ग्लास में भी होगा। संरक्षण मतलब करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। संज्ञानात्मक विकास यानी हमारे माइंड से जितनी भी जुड़ी चीज़ है। अब ये बोल रहा है कि पियाजे इसमें से किसकी बात करते हैं, प्याजे की बात हो रही है कि प्याजे जो है सो इन सब में से किसकी बात करते हैं। तो मतलब संज्ञानात्मक यानी हमारे माइंड से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ है, वो चाहे थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो भी चीज़ है वो सब क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन का जो पॉकेट बना है, मतलब जैसे हमारा माइंड है उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि इसमें पॉकेट टाइप का बना हुआ है कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस तरह से। तो ये क्या है, स्कीमा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ज्ञान को संगठित करने के लिए अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ज्ञान को संगठित कर रहे हैं कि इस एरिया में इतना ज्ञान है, इस एरिया में इतना ज्ञान है ना। तो वो सारी चीज़ क्या है, हमारे माइंड में है, हमारे स्कीमा में है। तो इसकी बात प्याजे करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अवलोकन अधिगम नहीं होगा, अवलोकन की बात बेंड्यूरा करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अनुबंधन भी नहीं होगा और प्रबलन भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन जो होता है, आकलन यानी असेसमेंट का प्राइमरी उद्देश्य पूछ रहा है, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ये तो सही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का जब आकलन किए हैं तो आप इसको श्रेणी दे रहे हैं कि हाँ तुम तो, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो अरे तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, तुम तो बहुत बुद्धू हो, मतलब इसको क्या करें, श्रेणी निश्चित कर दे रहे हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा, ये जो है सो इतना इसको मार्क्स आया है तो ये इस तरह का है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। हाँ ये चीज़ ठीक है कि आप कितना समझ रहे हैं ये हम समझेंगे। कोई बच्चा को हम अगर पढ़ा रहे हैं तो वो कितना समझ रहा है इस बात को आप समझेंगे, कहाँ प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका नंबर कहीं ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। आकलन में आपका नंबर कहीं ऐड नहीं हो रहा है। आप मतलब ये चीज़ जानने के लिए आकलन करेंगे कि बच्चा जो है वो कितना सीखा, किस जगह पे उसको प्रॉब्लम हुई, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, उसके भ्रांतियों को समझेंगे कि आप किस जगह पे अटक रहा है बच्चा,
उस चीज़ को समझेंगे और फिर उस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। तो 10th का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। फिर भी थर्ड देखेंगे कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने अभी ये बताया कि नामांकित नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी सही चीज़ नहीं है कि आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित कर दे रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जो बच्चा साल भर बहुत अच्छा किया और एग्ज़ाम के दिन उसका तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस हिसाब से उसका एग्ज़ाम मतलब अच्छा नहीं गया हो, तो आप उसको इस तरह से आप नहीं उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि की बात हो रही है कि बुद्धि के बारे में क्या सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धि जो है एक निश्चित योग्यता है। निश्चित योग्यता तो नहीं है, हमें जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे में जो है वो अलग अलग डेवलपमेंट होता है, अच्छा से विकास होता है, उस तरह से मेरा बुद्धि भी डेवलप होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को जो है सो वो माप सकते हैं, कि हाँ कुछ हद तक आप माप सकते हैं कि हाँ उसका बुद्धि IQ टेस्ट के द्वारा आप माप सकते हैं कि उसका बुद्धि कितना है। लेकिन आप अब कोई भी बच्चा है, सपोज इस तरह से समझिए कि ये कोई बच्चा अगर डांस में अच्छा है तो आप उसको किस तरह से मापेंगे कि वो कितना अच्छा है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकांकी विशेषक है। ऐसा भी नहीं है कुछ। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ, ये सही है कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, बहुआयामी है, कई सारी योग्यताओं का एक समूह है, बहुत सारी योग्यता का एक समूह है। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा है तो कोई म्यूजिक में अच्छा है तो कोई डांस में अच्छा हो सकता है ना, कि कोई पेंटिंग अच्छा करता है तो किसी में और भी कुछ ऐसा बुद्धि होगा जो उसमें अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा है तो किसी में कोई और क्वालिटी होगी। तो बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, कई सारी योग्यता का समूह है वो। ठीक है, बहुत सारी योग्यता का समूह है, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही। अब कोई लड़की है रूही, ठीक है, जो किसी समस्या के बारे में क्या कर रही है, कोई अगर उसको कोई समस्या मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसके बारे में एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारी तरह से उसको सोच रही है। क्या इसको इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक समाधान के बारे में वो सोचती है। तो इसमें जो है वो ये बच्ची जो है वो किस तरह के गुण को प्रदर्शन कर रही है, ये चीज़ बोल रहा है। फर्स्ट है सृजनात्मक विचारक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि रूही मतलब जैसे ही वो क्या है, क्रिएटिव थिंकर है, बहुत सारे तरह से वो सोच रही है, तो क्रिएटिव थिंकर की पहचान है यहाँ पे। ठीक है, तो सृजनात्मक विचारक हो जाएगा इसका आंसर। अभिसारिक विचारक भी नहीं होगा, अनिमेक विचारक जो है वो भी नहीं होगा, रिजिड थिंकर यहाँ पे हुआ तो ये भी नहीं होगा। आत्म केंद्रित विचारक यानी ईगोसेंट्रिक की बात हो रही है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सब सोचे, ऐसा तो नहीं वो कह रहा है यहाँ पे, इस चीज़ की तो बात नहीं हो रही है ईगोसेंट्रिक की, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, आप जब क्लास में रहते हो तो बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके पास मतलब पढ़ने के लिए, तो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा मतलब उसकी सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे कि मतलब एक ग्रुप है जिसमें जो वंचित समूह से है, अब वो किसी भी आधार पे हो सकता है,
किसी भी आधार से वंचित हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, किसी भी तरह से। तो ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे? फर्स्ट है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप वंचित समूह से आए हुए हैं या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप गरीब हैं, तो आपको हम क्या कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वीआईपी लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं और आपको इस विद्यालय को छोड़ के जाना होगा। तो ये इस तरह का व्यवहार हम करेंगे तो ये चीज़ जो है सो बच्चे को और दबाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना। हाँ, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर ले रहे हैं कि तुम्हारे में जो है सो कुछ भी, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और मतलब जैसे हो वैसे रहो, आप मतलब क्या कर रहे हैं कि उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर लेंगे कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या होगा? तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप क्या कहेंगे कि हाँ तुम गरीब मतलब हुए हो, बच्चे पैदा लिए हो तो तुम गरीब ही मरोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, या तुमको किसी मतलब किसी बड़े लोगों से कांटेक्ट नहीं है तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम इस जैसे हो वैसे ही रहोगे, इसलिए अपनी अपेक्षाओं को कम करो, तुम इतना मत सोचो, कुछ भी नहीं करो, ये सब भी नहीं करना है। फोर्थ है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, ये सही है कि आप अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे, आप देखेंगे कि आप कैसे बेहतर सिखा सकते हैं बच्चों को, क्या करें कि बच्चा बेहतर सीखे, और उन पे विचार करेंगे। बच्चों की मतलब बच्चा क्या करे कि बच्चों में सहभागिता में सुधार हो, उसके तरह तरह के तरीके ढूंढेंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। अब एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि उसमें जो है वो बच्चे को क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से, जैसे ही सक्रिय रूप से बच्चे को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि आप इस चीज़ में भाग लो, इस चीज़ में सक्रिय रूप से तैयार हो आप, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए और कभी कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य यानी डिस्लेक्सिया की बात हो रही है। अब डिस्लेक्सिया क्या होता है? डिस्लेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को जो है मतलब बच्चे में समस्या होती है, उसको पढ़ने में मतलब रिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। जैसे आप अगर उसको बी पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या होगा, डी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप उसको 6 बोल रहे हैं लिखने तो मतलब 6 को वो क्या करेगा, 9 पढ़ेगा, उसको क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या करेगा बच्चा, उस चीज़ को आप अगर मान लो समझ ही नहीं रहे हो, आप उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो, तो आपको उस चीज़ को समझने में भी प्रॉब्लम होगी, उस वर्ड को भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो उसमें बच्चा क्या करेगा, धारा प्रवाह मतलब पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो न्यून अवधान विकार ऐसा भी नहीं है, अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, अगर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, बी को डी पढ़ रहा है, 6 को 9 पढ़ रहा है, सब चीज़ उसको उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो उसमें वो धारा प्रवाह तो पढ़ेगा नहीं, ठीक है। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, हाँ ये सही है कि उसमें क्या होगा, वो अटक अटक के पढ़ेगा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आज मैंने 15 क्वेश्चन करवाया है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए आए होंगे देखने के लिए वो लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, उम्मीद तो यही है। और उन लोगों को अगर पिछली मेरी पुरानी कोई भी वीडियो देखनी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।